ये एपिसोड थोड़ा हल्का था, लेकिन अच्छी बात ये है कि स्टोरी आगे बढ़ती है। कुछ कैरेक्टर्स के अपने हिडन मोटिव्स देखने को मिलते हैं जो शो में आगे रिवील होंगे। तो चलो स्टोरी पर आते हैं। इस एपिसोड का टाइटल है नाउ यू सी इट, जो एपिसोड के एंड रिवील को बता रहा है। तो एपिसोड की शुरुआत होती है 1908 से। यहाँ हम यंग फ्रांसिस शो से मिलते हैं, जो फ्यूचर में जनरल शो है। फ्रांसिस अपने डैड के साथ डेयरी में रहता है। उसके डैड भी ठीक उसी की तरह मिलिट्री में है और वो फिलहाल उनके साथ एक कार्निवल में आया हुआ है। एक मेले में वो एक ह्यूमन फ्रीक शो में एंटर होता है। फ्रीक शो में मोस्टली ऐसे लोग होते हैं जिनमें कुछ अलग बात होती है। फ्रीक शो के अंदर हमें शो के क्रिएटर एंडी मुशेटी का कैमियो मिलता है। फिर जैसे ही फ्रांसिस आगे बढ़ता है, एक बूढ़ा आदमी जिसकी एक आंख नहीं है जोर से हंसता है। ये स्केलेटन मैन है। इसे देख फ्रांसिस डर के मारे भागता है और सीधा अपने डैड के पास जाता है। उसके डैड ने उसके लिए एक स्लिंग शॉट जीता है, यानी कि एक गुलेल। फिर ये दोनों कार्निवल से चले जाते हैं। यहाँ हम एक छोटी लड़की को क्लाउन के गेटअप में देखते हैं और इस लड़की का क्लाउन मेकअप काफी हद तक पेनीवाइज की तरह दिख रहा है। क्या पता पेनीवाइज ने इस लड़की से इंस्पायर होकर अपना क्लाउन फॉर्म लिया हो। इसके बारे में मैं एंड में बात करूंगा। फिर आगे रास्ते में फ्रांसिस के डैड की कार ओवरहीट होकर रुक जाती है। यहाँ कुछ नेटिव अमेरिकन बच्चे पानी बेच रहे होते हैं। डैड फ्रांसिस को पानी खरीदने को कहते हैं। फ्रांसिस पानी खरीदता है, लेकिन उसके पास पैसे कम थे तो वो अपनी गुलेल इस लड़की को दे देता है। और ये लड़की दरअसल सेकंड हैंड शॉप वाली रोज है। फिर कार ठीक होने के बाद फ्रांसिस और उसके डैड निकल जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि रोज एंड फ्रांसिस की फ्रेंडशिप होती है। ये दोनों एक दिन खेल रहे होते हैं, तब फ्रांसिस रोज के मना करने के बावजूद जंगल में चला जाता है। जंगल में उसे वही स्केलेटन मैन दिखता है जो बड़े डरावने तरीके से फ्रांसिस के पीछे भागता है। हम क्लियरली देख पाते हैं कि स्केलेटन मैन दरअसल पेनीवाइज है, क्योंकि फ्रांसिस फ्रीक शो में स्केलेटन मैन से डर गया था, इसलिए पेनीवाइज फ्रांसिस का डर बनकर आया है, यानी कि स्केलेटन मैन। यहाँ हम पेनीवाइज के दांत भी देख सकते हैं, जो कि उसकी पहचान है। वो जिस भी फॉर्म में सेफ शिफ्ट करता है उसके ये दांत जरूर दिखते हैं। रोज गुलेल से पेनीवाइज पर अटैक करती है और उसका खून निकलकर हवा में फ्लोट करने लगता है। अब क्योंकि पेनीवाइज एक कॉस्मिक बीइंग है तो शायद इसलिए उसका खून हवा में फ्लोट करता है, क्योंकि ग्रेविटी उसके लिए अलग तरह से काम करती है। फिर ये दोनों किसी तरह जंगल से भागते हुए बाहर आ जाते हैं एंड सरप्राइजिंगली पेनीवाइज जंगल से बाहर नहीं आ पाता। फ्रांसिस पूछता है कि वो जंगल से बाहर क्यों नहीं आ पाया। रोज कहती है कि इस बात को सीक्रेट ही रखना, और वो सच्चाई बताती है। लेकिन सीन कट हो जाता है। हमें दिखाया नहीं जाता कि पेनीवाइज जंगल से बाहर क्यों नहीं आ पाया। लगता है ये सीन आगे के एपिसोड में कंप्लीट होगा। फिर कुछ टाइम बाद फ्रांसिस के डैड की पोस्टिंग दूसरी जगह हो जाती है और अब फ्रांसिस को डेयरी छोड़कर जाना पड़ेगा। रोज फ्रांसिस को वो गुलेल एज ए गिफ्ट देती है। फ्रांसिस भी कहता है कि वो रोज को कभी नहीं भूलेगा। रोज बताती है कि डेयरी से जाने के बाद लोग सब कुछ भूल जाते हैं, उनकी यादें धुंधली पड़ जाती है। और ये हमने 8 चैप्टर 2 में भी देखा था कि कैसे लूजर्स क्लब के मेंबर डेयरी से जाने के बाद ऑलमोस्ट सब कुछ भूल गए थे। उनकी यादें तब वापस आती हैं जब वो डेयरी में आकर कई दिन बिताते हैं। ये पेनीवाइज का ही सुपर नेचुरल इन्फ्लुएंस है। वो डेयरी से जा चुके लोगों की यादों को ऑलमोस्ट खत्म कर देता है। इन शॉर्ट, जब लोग डेयरी छोड़ते हैं वो सिर्फ शहर नहीं छोड़ते, वो अपनी यादें भी पीछे छोड़ देते हैं। एक तरह से ये लोग पेनीवाइज की साइकिक फील्ड से निकल जाते हैं। और ये भी एक तरह से पेनीवाइज से बचने का सिंपल तरीका है कि डेयरी से बाहर चले जाओ। वैसे कार्निवल सीन में कई डिटेल्स थी, जैसे कि इस टारगेट गेम में ये क्लाउन बिल्कुल पेनीवाइज की तरह दिख रहा है। इसके ठीक नीचे टर्टल है जो मैटूरिन का रेफरेंस है। सबसे ऊपर नेटिव अमेरिकन डिजाइन्स की टारगेट्स बनी है और उनका इस सीरीज में इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। यहाँ वही छोटी लड़की क्लाउन गेटअप में दिखती है। उसके पीछे रेड बलून्स है। रेड बलून्स एंड पेनीवाइज, समझ रहे हो? समझ रहे हो? एंड जिस ह्यूमन फ्रीक शो में फ्रांसिस एंटर होता है उसे पीटी बर्नम ने फेमस किया था। वैसे पीटी बर्नम के ऊपर एक अच्छी फिल्म भी आई थी, द ग्रेटेस्ट शोमैन, देख सकते हो। इसमें ह्यूज जैकमैन है। फिर कहानी प्रेजेंट टाइम 1962 में आती है। लिली को ज्यूनिपर हिल असाइलम से डिस्चार्ज मिल चुका है, लेकिन डॉक्टर लिली की मॉम को बताते हैं कि उसकी एंटी डिप्रेसेंट क्लोरप्रोमाजिन मेडिसिन का डोज बढ़ा दिया गया है और अगर लिली को फिर से दौरा पड़ता है तो फिर डॉक्टर को रिस्ट्रिक्टिव ट्रीटमेंट शुरू करना पड़ेगा। यहाँ डॉक्टर लोबोटोमी प्रोसीजर की बात कर रहे हैं। लिली असाइलम की हाउसकीपिंग हेड से बात कर रही है, क्योंकि लिली की उससे अच्छी बॉन्डिंग हो गई है। हाउसकीपिंग हेड का फिलहाल कोई नाम नहीं बताया गया है, लेकिन ये एक्ट्रेस मैडेलिन स्टो है। इन्होंने 90s की फिल्मों में बहुत नाम कमाया था और मुझे लग रहा है यहाँ भी इनका कुछ तो इम्पोर्टेंट रोल जरूर होगा। मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन देखते हैं। लिली उसे अपनी परेशानी बताती है कि अगर वो सच बताएगी तो उसको सब पागल समझेंगे और फिर से उसे असाइलम में आना पड़ेगा। हाउसकीपिंग हेड कहती है कि लोग उसी पर भरोसा करते हैं जो वो अपनी आंखों से देखते हैं। इससे लिली को एक आइडिया आता है जो हमें आगे पता लगेगा। दूसरी तरफ पुलिस चीफ
डिटेक्टिव लॉकअप में हैंक से मिलता है। वो हैंक को बताता है कि एक आई विटनेस ने हैंक को जैक्सन स्ट्रीट पर देखा था, मतलब जब थिएटर इंसिडेंट हुआ था तब हैंक वहीं आसपास था। और पुलिस के ढूंढने पर वहाँ हैंक की फेवरेट सिगरेट एम्बेसी गोल्ड का पैकेट मिला। हैंक साफ कहता है कि वो अपने घर में था। चीफ फिर यह कहकर चला जाता है कि हैंक को अब शॉशैंक प्रिजन में भेज दिया जाएगा। शॉशैंक प्रिजन भी स्टीफन किंग की ही क्रिएशन है। उनकी एक नोवेला है जिसके ऊपर एक ग्रेटेस्ट फिल्म बनी, द शॉशैंक रिडेम्पशन। खैर, पुलिस चीफ की आई विटनेस वाली बात मुझे तो झूठ लग रही है। चीफ बस हैंक को फंसाना चाहता है ताकि उसकी पुलिस पोजीशन बनी रहे। दूसरी तरफ स्कूल में सब रोनी को देख रहे हैं क्योंकि उसके डैड को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। उसके लॉकर में किसी ने लिख दिया है कि उसके डैड मारे जाएंगे। यहाँ पर फ्राई वर्ड से मतलब है कि हैंक को इलेक्ट्रिक चेयर से डेथ पेनल्टी दी जाएगी। रोनी के लॉकर में ये जरूर पैटी केक्स ने ही लिखा होगा क्योंकि ये लोग ही सबसे ज्यादा खुश हैं। फिर लिली रोनी से मिलती है। रोनी उससे बहुत गुस्सा है क्योंकि उसकी वजह से ही उसके डैड लॉकअप में है। लिली उसे अपना आइडिया बताती है कि वो पेनीवाइज की फोटो क्लिक करके पुलिस को दिखाएंगे, मतलब उस चीज की फोटो क्लिक करके दिखाएंगे क्योंकि पेनीवाइज का होना इनको अभी पता नहीं है, जिससे लिली प्रूफ के साथ अपना स्टेटमेंट दे पाएगी कि आखिर थिएटर में क्या हुआ था। और प्रूफ की वजह से लिली को कोई पागल नहीं समझेगा। साथ ही हैंक भी लॉकअप से आजाद हो जाएंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि फोटोज को डेवलप कौन करेगा। और फिर रोनी को विल की याद आती है क्योंकि विल एक स्मार्ट लड़का है विद साइंटिफिक नॉलेज। दूसरी तरफ जनरल फ्रांसिस शॉ को बताया जाता है कि खुदाई में निकली वो कार ब्रैडली गैंग मैसेकर की है और कार में कुछ भी काम का नहीं मिला। फ्रांसिस कहता है कि हम जो ढूंढ रहे हैं वो कार के इन्वेंशन से 300 साल पहले डेयरी में दफन हुआ था। अब ये 300 साल वाला नंबर कहाँ से आया है मुझे नहीं पता क्योंकि पेनीवाइज तो इंसानों के जन्म से पहले ही डेयरी में आ गिरा था। खैर, फ्रांसिस कहता है अगर हैलोरन कार को ढूंढ पाया है तो उसमें कुछ जरूर रहा होगा। फुलर कहता है कि ये कार दरअसल 1935 साइकिल की है, तो इनको किसी तरह पता है कि पेनीवाइज 27 सालों की साइकिल में काम करता है। फुलर ये भी बताता है कि जब ब्रैडली गैंग मैसेकर हुआ था तब आई विटनेस ने बताया था कि उन्होंने इस एंटिटी को देखा था उसके एक फॉर्म में। यहाँ पेनीवाइज की बात हो रही है। यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है कि फ्रांसिस और मिलिट्री को काफी नॉलेज है पेनीवाइज के बारे में। जैसे इनको पता है कि वो 27 सालों में आता है, ये उसे एंटिटी कहकर रेफर कर रहे हैं। एंटिटी के क्लाउन फॉर्म की बात हो रही है जो कि हमें इंट्रो सीक्वेंस में देखने को मिल चुका है कि पेनीवाइज ब्रैडली गैंग मैसेकर के वक्त वहीं था। वैसे जब ब्रैडली गैंग मैसेकर के टाइम एंटिटी के होने की बात होती है यानी कि पेनीवाइज की, तब फ्रांसिस समझ जाता है कि एंटिटी वहाँ था। इसी वजह से हैलोरन इस कार को ढूंढ पाया। तब उसे एक आइडिया आता है। वो अपनी 1908 की गुलेल निकालकर फुलर को देता है और कहता है कि हैलोरन को हेलन के साथ हेलीकॉप्टर में भेजो ताकि हैलोरन गुलेल को सेंस करके पेनीवाइज तक पहुंच सके क्योंकि ये गुलेल भी ब्रैडली गैंग की कार की तरह ही पेनीवाइज के प्रेजेंस में आई थी, एक तरह से पेनीवाइज के कांटेक्ट में आई थी जब पेनीवाइज स्केलेटन मैन बनकर 1908 में फ्रांसिस के पीछे भाग रहा था। अगले सीन में हेलन, रूसो एंड हैलोरन हेलीकॉप्टर में है और हैलोरन गुलेल को सेंस करता है और इनको नेविगेट करता है कि अब आगे कहाँ जाना है। दूसरी तरफ डेरी के नेटिव अमेरिकन की अपनी मीटिंग चल रही है जहाँ वो डिस्कस कर रहे हैं कि आखिर मिलिट्री उनके सेरेमोनियल ग्राउंड्स में क्यों खुदाई कर रहे हैं। यहाँ सेकेंड हैंड शॉप वाली रोज भी होती है। उससे वही लड़का आकर मिलता है जो मिलिट्री पर नजर रख रहा था। इसका नाम डैनियल है। वो रोज को आंटी कहकर बात करता है और बताता है कि मिलिट्री को एल ब्रैडली की कार मिल चुकी है 1935 मैसेकर वाली। वो कहता है कि उन्हें जल्दी करना पड़ेगा, मिलिट्री करीब है, मगर किसके करीब है ये नहीं बताया गया। फिर रोज कहती है कि अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है जब तक उन्हें पता नहीं चल जाता कि आखिर मिलिट्री खुदाई क्यों कर रही है। रोज फिर मीटिंग में कहती है कि वो मिलिट्री को सीज एंड डिजीज लेटर भेजेंगे। अगर फिर भी मिलिट्री की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आता है तब वो फेडरल गवर्नमेंट के जरिए फॉर्मल कंप्लेंट करेंगे। अगले सीन में हैलोरन गुलेल को कुछ ज्यादा ही सेंस कर लेता है और वो अपने आप को पेनीवाइज के घर में पाता है यानी कि सीवर्स में। असल में वो हेलीकॉप्टर में ही होता है बट साइकोलॉजिकली वो पेनीवाइज के पास पहुंच चुका है। यहाँ अंधेरे में उसे पेनीवाइज की ग्लोइंग आंखें दिखती हैं। पेनीवाइज उससे पूछता है कि कौन हो तुम। हैलोरन जवाब दे पाता उससे पहले ही उसे जंग में मरते हुए सोल्जर्स दिखते हैं। साथ ही उसे पेनीवाइज की विक्टिम्स की बॉडी फ्लोट होते हुए दिखती है। इन्हीं बॉडीज में से एक हैलोरन की ग्रैंडमा भी थी जो असल में भूत लग रही थी। ग्रैंडमा कहती है कि पेनीवाइज आ रहा है, जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। हैलोरन डरा हुआ यहाँ एक दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है लेकिन असल में वो हेलीकॉप्टर के कार्गो डोर को खोल रहा होता है। समय रहते हेलन किसी तरह हैलोरन को बचा लेता है और हैलोरन आखिरकार पेनीवाइज के घर से साइकोलॉजिकली निकल आता है। वैसे एक बात थी, मेरा मानना है कि यहाँ जो हैलोरन की ग्रैंडमा दिखाई गई है वो पेनीवाइज का दिखाया हुआ कोई मैनिपुलेटिव विजन नहीं था। शायद ग्रैंडमा किसी तरह हैलोरन से कांटेक्ट कर पाई उसे बचाने के लिए, क्योंकि अगर वो पेनीवाइज होता तो वो हैलोरन को उसका डर दिखाता, उसका ट्रॉमा, उसका गिल्ट दिखाता। लेकिन ग्रैंडमा उसे क्लियरली भागने को कहती है। और रही बात पेनीवाइज की, तो वो ऐसे इंसान को तो बिल्कुल नहीं छोड़ेगा जो उसकी प्रेजेंस को सेंस कर सकता हो। ये मेरी थ्योरी है। देखते हैं कि आगे पेनीवाइज और हैलोरन की क्या स्टोरी होगी। अगले सीन में हैलोरन हॉस्पिटल में है। फ्रांसिस उससे मिलता है और पूछता है कि
क्या वो तुम्हें मिला? हैलोरन कहता है कि मैंने नहीं, उसने मुझे देखा और उसे हमें नहीं देखना चाहिए था। अब उसे सब कुछ पता है और अगर हम ऐसे ही उसके पीछे लगे रहे तो जरूर कुछ गलत होगा। हैलोरन ये भी कहता है कि उस चीज को अकेला छोड़ देना ही ठीक रहेगा। वैसे फ्रांसिस को देखकर लग नहीं रहा कि उसको हैलोरन की बात की ग्रेविटी समझ आ रही है। हैलोरन फ्रांसिस से अपने और अपने दोस्तों के लिए एक जगह की रिक्वेस्ट करता है ताकि ये लोग ठीक से रह पाए बिना किसी रुकावट के, क्योंकि इससे पहले वो जिस जगह पर थे वहाँ बारिश में भीग रहे थे। दूसरी तरफ विल एंड रिच एक कैफे में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। इन दोनों की दोस्ती हो चुकी है। इस कैफे में लिली की मदर जॉब करती है। तभी यहाँ रॉनी और लिली आकर विल को पेनीवाइज की पूरी बात बताते हैं। I mean, इन्होंने जो झेला है वो बताते हैं, क्योंकि अभी इनको पेनीवाइज का नाम ही नहीं पता है। बाद में रिच पूछता है कि क्या विल को रॉनी की बात पर यकीन है। देखो, विल एक साइंस मानने वाला लड़का है तो उसे बस रॉनी के यकीन पर यकीन है, क्योंकि विल के दिल में रॉनी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर बन चुका है। रिच कहता भी है कि विल इसलिए मान गया क्योंकि उसे रॉनी से प्यार हो गया है। वैसे रिच भी मार्च को पसंद करता है, जो आगे चलकर इनके ग्रुप में जरूर शामिल होगी। वैसे भी 4 का ग्रुप बड़ा अजीब लग रहा है। दूसरी तरफ फ्रांसिस रोज से मिलता है और कहता है कि उसे सीज एंड डिसीज लेटर मिला और लेटर में रोज का नाम पढ़कर उसे रोज की याद वापस आई। वो तो रोज का नाम तक भूल गया था, डायरी में बिताया अपना बचपन सब कुछ भूल गया था, जो वो बिल्कुल झूठ कह रहा है, क्योंकि उसे गुलेल का याद है तो उसे रोज एंड पेनीवाइज का स्केलेटन मैन वाला रूप भी याद होगा। अगर फ्रांसिस अब डायरी में काफी टाइम से है तो उसे काफी कुछ याद आ गया होगा। पूछने पर फ्रांसिस बताता है कि वो खुदाई बस मिट्टी की जांच करने के लिए कर रहा है ताकि सही जगह में पानी के पाइप्स लगाए जा सकें। ये भी वो झूठ कह रहा होता है, क्योंकि हमें पता है कि वो एक वेपन ढूंढ रहा है। रोज कहती है कि वो जगह अनमार्क्ड बरियल ग्राउंड्स हैं, मतलब ऐसे कब्रिस्तान जहाँ कभी लोग दफन हुए थे लेकिन वहाँ कोई हेडस्टोन या नेम प्लेट्स नहीं लगाई गई, या कह लो उस जगह को ठीक से मार्क नहीं किया गया। इन शॉर्ट, सिमेट्री विदाउट हेडस्टोन। रोज का कहना है कि उसकी कम्युनिटी इस जगह को डिस्ट्रॉय नहीं होने देगी। फ्रांसिस कहता है कि हम दोनों साथ काम करते हैं, तुम हमें वो जगह दिखाओ जहाँ से दूर रहना है। लेकिन रोज को फ्रांसिस की बात पर भरोसा नहीं है और मुझे भी लगता है कि जहाँ रोज मना करेगी वहाँ तो फ्रांसिस जरूर खुदाई करेगा। रोज कहती है कि वो टाउन काउंसिल से बात करके बताएगी एंड फिर फ्रांसिस चला जाता है। दूसरी तरफ लिली रॉनी, रिच एंड विल को टावर में लाती है जहाँ मैटी लिली को लेकर आया था। यहाँ ये सब डिस्कस करते हैं कि आखिर कैसे पेनीवाइज की फोटो ली जाए। तब रॉनी कहती है कि वो हमारा डर बनकर आता है, मोस्टली डेड पर्सन्स का रूप लेकर आता है। ये सुनकर रिच बताता है कि ये चीज एक ओरिचा होगी, एक इविल स्पिरिट। रिच के अंकल क्यूबा में एक सेंटेरिया प्रिस्ट थे, उन्होंने बताया था कि कब्रिस्तान में एक खास रिचुअल करके ऐसे स्पिरिट्स को बुलाया जा सकता है और इविल स्पिरिट्स हमेशा डेड पर्सन्स का रूप लेकर आती हैं। तब ये सब डिसाइड करते हैं कि कब्रिस्तान में जाकर ये रिचुअल करेंगे और फोटो क्लिक कर लेंगे। दूसरी तरफ हैलन ने हैलोरन को अपने घर डिनर पर बुलाया है। हैलन देखता है कि उसके घर के बाहर से जाता हुआ एक व्हाइट कपल उसको रेसिस्ट नजरों से देख रहा है। डिनर के दौरान हैलोरन अपनी साइनिंग एबिलिटी से जान जाता है कि शार्लेट को डायरी कुछ खास पसंद नहीं आ रहा। शार्लेट बताती है कि वो पहले एक हिस्ट्री टीचर थी और एक्टिविस्ट की तरह भी काम करती थी, मतलब वो कई आंदोलन का हिस्सा भी थी। जरूर वो ब्लैक सिविल राइट मूवमेंट का हिस्सा रही होगी। शार्लेट का आंदोलन में हिस्सा लेना हैलन को पसंद नहीं है, क्योंकि इससे उसकी जॉब में दिक्कत आ सकती है। हैलोरन भी एग्री करता है कि हम ब्लैक लोगों को बहुत क्लीन रहना पड़ता है ताकि हम एक सिंपल और बेयर मिनिमम लाइफ जी सकें, अदरवाइज हमारी छोटी सी गलती के लिए भी एक बड़ी सजा हो सकती है। हैलन बताता है कि शार्लेट के लिए उसने डेरी के स्कूल्स में बात की थी। अब क्योंकि ये लोग ब्लैक हैं, शार्लेट को स्कूल में बस क्लरिकल वर्क ही मिल रहा है जिसके लिए वो ओवर क्वालिफाइड है। फिर अचानक से हैलन के बेटे विल के बारे में पूछ लेता है कि वो कहाँ है। हैलन बताता है कि वो अपने दोस्त के घर में है, लेकिन जब ये दोनों घर के बाहर अकेले बैठे होते हैं तब हैलन पूछता है कि उसे कैसे पता चला कि उसका एक बेटा है। हैलोरन कहानी बना देता है कि उसने एयरबेस में किसी से सुना था कि हैलन का एक बेटा है। फिर हैलन पूछता है कि हैलोरन को हेलीकॉप्टर में क्या हुआ था। हैलोरन अपनी साइकिक एबिलिटी के बारे में बताता है कि ये कुछ ऐसा है जैसे बिना देखे चीजों को देखना। ये एबिलिटी हैलोरन की ग्रैंडमा के पास भी थी और ऐसा कुछ हैलोरन द शाइनिंग मूवी में भी कहता है कि वो और उसकी ग्रैंडमा बिना कुछ बोले साइकिकली ही घंटों तक बात कर लेते थे, क्योंकि वो एक दूसरे के दिमाग में झांक सकते थे। यहाँ हमें हैलन की इंटेलिजेंस का प्रूफ भी मिलता है। वो कहता है कि जब हैलोरन ने उसके बेटे विल के बारे में पूछा तब हैलन को अपने दिमाग में कुछ फील हुआ, और ऐसा ही कुछ उसे तब फील हुआ था जब उस पर 3 मास्क्ड मैन ने अटैक किया था। हैलन समझ गया था कि उस रात उन तीनों में एक हैलोरन भी था। हैलन उसे वार्न करता है कि उसके दिमाग से दूर रहे। हैलोरन भी साफ कहता है कि वो कभी भी हैलन के दिमाग में नहीं झांकेगा, क्योंकि जब उसने अटैक वाली रात हैलन के दिमाग में झांका था तब हैलन बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं था, ना ही वो अपनी मौत के
के बारे में सोच रहा था, बल्कि वो तो एनालाइज कर रहा था कि तीनों अटैकर्स को कैसे टैकल किया जाए। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हैलोरन का एमिगडाला डैमेज्ड है, उसके ब्रेन में डर प्रोसेस करने वाला पार्ट ही नहीं है। हैलोरन भरोसा दिलाता है कि वो आगे से कभी भी हैलोरन के दिमाग में नहीं झांकेगा। दूसरी तरफ बच्चे ओरिचा को बुलाने के लिए कब्रिस्तान में रिचुअल करना शुरू करते हैं। मानना पड़ेगा, वैसे इनको डर लगता है, मगर रात को कब्रिस्तान में रिचुअल कर रहे हैं। हालांकि कुछ ही देर बाद सब समझ जाते हैं कि रिच को इस रिचुअल के बारे में कुछ खास जानकारी नहीं है। उसने बस इनके साथ दोस्ती करने के लिए आधी अधूरी रिचुअल इन्फॉर्मेशन दी थी। ये बात सुनकर रॉनी और लिली अपनी साइकिल लेकर कब्रिस्तान से निकलने लगते हैं, लेकिन कब्रिस्तान का मेन गेट बहुत दूर होता जाता है। मतलब यहाँ अब पेनीवाइज आ चुका है। पहले पेनीवाइज जीसस के स्टैचू के जरिए क्रीपी स्माइल करता है और फिर टेडी के ग्रेव से भूत बनकर निकलता है। ये सब रिच के अंकल टेडी और सूजी का भूत देखते हैं। रिच, लिली एंड रॉनी किसी तरह कैमरे से इन भूतों की फोटो क्लिक करके कब्रिस्तान से बाहर आ जाते हैं, लेकिन व्हील दूर कहीं गिर जाता है। मगर फिलहाल उसके पास कैमरा है और उसे अंधेरे में कोई चलता हुआ दिखता है, जिसकी जल्दी से फोटो लेकर वो भी कब्रिस्तान से बाहर आ जाता है। उसे भी समझ आता है कि रॉनी सच कह रही थी कि कुछ तो जरूर है इस डायरी में। ये चारों फिर एक दूसरे के गले लगते हैं। अगले सीन में हम इनको स्कूल की लैब में देखते हैं, जहाँ विल फोटो को डेवलप करता है। फोटो में टेडी और सूजी दिखते हैं और आखिरी फोटो जो विल ने अंधेरे में क्लिक की थी उसमें एक क्लाउन जैसा कुछ दिखता है, मतलब पेनीवाइज। और पेनीवाइज के फोटो के साथ ही ये एपिसोड एंड हो जाता है। देखो, जैसा कि मैंने इंट्रो में कहा था कि एपिसोड थोड़ा हल्का था एंड एंडिंग में कब्रिस्तान वाला सीन भी उतना इंटेंस फील नहीं होता। हालांकि स्केलेटन मैन वाला फिर भी ठीक था। वैसे अगर आप इस एपिसोड के इंट्रो सॉन्ग को सुनोगे तो इस बार सॉन्ग में थोड़ा हॉरर एम्बियंस डाला गया है, जब स्क्रीन पर जूनिपर असाइलम दिखता है वहाँ से। दूसरी तरफ बच्चों ने फोटो क्लिक कर लिए हैं। मुझे डाउट है कि क्या एडल्ट्स को भी फोटोज में सब कुछ सेम दिखेगा या फिर उन्हें कुछ और दिखेगा। मुझे लगता है पुलिस को फोटोज सेम ही दिखेगी, लेकिन वो बच्चों की बात पर भरोसा नहीं करेंगे। वैसे कब्रिस्तान वाले सीन में बस टेडी और सूजी का ही भूत दिखता है, तो अभी भी उम्मीद है कि मैटी और फिल जिंदा हों। चलो अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पर आते हैं कि आखिर पेनीवाइज जंगल से बाहर क्यों नहीं आ पाया। इसका सिंपल जवाब ये हो सकता है कि रोज जरूर सोकोपीवा ट्राइब से होगी और इसी ट्राइब के लोग कभी पेनीवाइज से टकराए होंगे और उन्होंने कोई तरीका ढूंढ लिया होगा पेनीवाइज को एक लिमिटेड एरिया में रोकने का। शायद कोई आर्टिफैक्ट होगा जो इन्होंने जमीन में कहीं दफनाया हो, और ये बात बचपन में रोज ने फ्रांसिस को बताई होगी, जो सीन हमें दिखाया नहीं गया। वैसे इनसाइड एपिसोड 3 के वीडियो में रोज को प्ले करने वाली एक्ट्रेस ने अपने ट्राइब को चिल्ड्रन ऑफ मैटोरिन कहकर रेफर किया था, तो यहाँ प्रॉपर मैटोरिन वर्ड बोल दिया गया है। देखते हैं कि आगे क्या स्टोरी लाइन होगी नेटिव अमेरिकन की, खासकर रोज की, जिसने पेनीवाइज की 2 साइकिल्स को ऑलरेडी एक्सपीरियंस किया है, 1908 वाली एंड देन 1935, और अब करंट टाइमलाइन चल रही है। उसके पास काफी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। वहीं फ्रांसिस कुछ ढूंढने के लिए खुदाई करवा रहा है। शायद फ्रांसिस वही आर्टिफैक्ट ढूंढ रहा है जो रोज ने उसे बचपन में बताया होगा, जिस वजह से पेनीवाइज जंगल से बाहर नहीं आ पाया। फ्रांसिस शायद उसी चीज को वेपन कहता है। अभी फिलहाल मुझे कोई आइडिया नहीं है कि वो चीज क्या होगी, कैसे बनाई गई होगी, किसने बनाई होगी, लेकिन वीक्स अहेड ट्रेलर के इस सीन में ग्लोइंग आर्टिफैक्ट जैसा कुछ दिख रहा है। यहाँ रॉनी और लिली भी है और आर्टिफैक्ट जिसके हाथ में है वो शायद मार्ज है। मुझे लगता है कि ये आर्टिफैक्ट जरूर एक प्लॉट डिवाइस की तरह यूज किया जाएगा और स्टोरी में इसका बड़ा पार्ट हो सकता है। शायद स्टोरी इसके इर्द गिर्द ही घूमे। वैसे ट्रेलर में खुदाई से एक और चीज निकलती है। देखने में तो ये पत्थर लग रहा है, शायद उसी मिटियोर का हिस्सा हो जिसमें से पेनीवाइज डेयरी पर गिरा था। हालांकि ये एक टर्टल सेल की तरह भी दिख रहा है, जिसका शायद मैटोरिन द कॉस्मिक टर्टल से कुछ लेना देना हो। अब पता नहीं क्या है ये चीज, शो में ही देखेंगे। इस एपिसोड में हमें एक और कैरेक्टर दिखाया गया है, जूनिपर हिल असाइलम की हाउसकीपिंग हेड, जिसका कोई नाम नहीं बताया गया, बस इसे लिली से बात करते दिखाया गया था। वीक्स अहेड ट्रेलर में सबटाइटल के जरिए इसका नाम पता चलता है, जो है इनग्रिड, और ये एक मिस्टीरियस कैरेक्टर लग रही है। इसके पास भी जरूर कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी पेनीवाइज से रिलेटेड। क्या पता ये लेडी वही कार्निवल वाली छोटी क्लाउन हो। वैसे जो भी हो, मिलिट्री का एक कॉस्मिक बीइंग को वेपनाइज करने का आइडिया उनके लिए बड़ा खतरनाक साबित होने वाला है। खैर ये सब तो मेरी थ्योरीज थी, मैं डॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर मुझसे कोई सीन या डिटेल मिस हो गई हो तो कमेंट्स में जरूर बताना। लाइक कर देना अगर वीडियो अच्छी लगी। अब मैं सुनाई दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी वॉचिंग।